बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़ मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलें। सबसे पहले सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 25 और 9 बजे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी मौसम की सूरत हाल। और अब चलते हैं डेली सिटी 42 की टॉप स्टोरीज की जानिब। और आज की हमारी लीड स्टोरी जो लेस्को के हवाले से है। लेस्को चीफ को झंडी दिखा दी गई, कैसर जमान जून में फारिग हो जाएंगे। अज़्म पाकिस्तान ट्रेड लाहौरिये कल एक और तारीख रकम करेंगे, सिंध पुलिस का दस्ता भी शरीक होगा। मुतालबात पूरे ना होने पर यंग डॉक्टर्स फिर से सड़कों पर आ गए। और चीनी सरमायाकारी का इंडस्ट्रियल पार्क में दिल खोल कर सरमायाकारी करें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शाहिद, आपकी लीड स्टोरी है ये, और बड़े अरसे से हम इस चीज़ पर बात सुन रहे थे कि कभी कुछ अफसरान को लेस्को बदर किया गया, फिर चीफ इंजीनियर्स की तरक्की भी रोकी गई। इतने सारे प्रोपेगेंडे के बाद कुर्सी भी नहीं बचा सके। अब लेस्को चीफ जो है उनको झंडी दिखा दी गई है, जो कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी देनी थी। अब उनको कह दिया गया है जी जून में फारिग हो, आराम से घर बैठे। देखें, ये क्रेडिट तो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी का है, जिसके चेयरमैन मुसद्दिक मलिक है, कि उन्होंने इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया है। कि वो जो आमिर, वो लोग जो कि एक दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं और बार बार वही चाहते हैं कि इक़्तिदार पे रहा जाए। ये लेस्को चीफ जो है कैसर जमान, जब आठ चीफ इंजीनियर्स को लाहौर बदर किया गया, तब मैंने स्टोरी दी कि इसको इस बुनियाद पर बदर किया गया है कि जो है वो चाहते हैं कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो। उस पर लोगों ने उंगलियां भी उठाई कि ये स्टोरी इस तरह की नहीं है, लेस्को के पास नशिस्तें नहीं थी, इस वजह से भेजा गया। खैर, अभी भी लेस्को के पास 2 खाली सीटें पड़ी हैं। अब बात जब इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में एजेंडे में रखा कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, और उस पर डिबेट हुई, और डिबेट के बाद तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला दे दिया कि लेस्को चीफ कैसर जमान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। ये वजारत पानी बिजली का अख्तियार है, वो कानूनी तरीके से चाहे इसकी तशहीर करे, इश्तिहार दे, और उसके बाद लोग जो उसमें आएँ और उनके इंटरव्यूज़ हों, और उसके बाद उसकी तैनाती की जाए। और दूसरा एक होता है कि कंपनी के जो प्रमोटेड जो लोग होते हैं, जो इनसे जूनियर लोग हैं, जो चीफ इंजीनियर हाल ही में जो 8 बने हैं, उनमें 2 मजबूत उम्मीदवार थे, जिसमें चीफ इंजीनियर मुजाहिद इस्लाम बिल्ला थे और इसके साथ चीफ इंजीनियर खालिद सईद अख्तर थे। ये 2 ऐसे लोग थे जो जिनकी काबिलियत पर भी किसी को मतलब कोई बात करने का जवाब ही नहीं बनता। ये लोग चीफ लगने के अहल भी थे, लेकिन इनको निकाला गया। उसके साथ अच्छे हैं जो चीफ इंजीनियर थे, उनको भी कुर्बान किया गया। ना सिर्फ इन चीफ इंजीनियर्स को कुर्बानी दी गई, बल्कि उसके साथ जनरल मैनेजर्स के अहदे पर जिन लोगों ने तरक्की पानी थी, उनकी तरक्की रोकी गई, जिसमें GM टेक्निकल चौधरी अनवर है, चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राव ज़मीरुद्दीन है, और चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट चौधरी मोहम्मद असगर हैं। ये 3 चीफ इंजीनियर्स थे। इनका बोर्ड होना था। वो बोर्ड भी एक वीक में आप इनको कंपनी बदर कर रहे हैं, दूसरे वीक की मॉर्निंग में जब बोर्ड होना है GM की प्रमोशन का, तो आप उनका प्रमोशन बोर्ड जो है MD पेप्को और सेक्रेटरी वाटर एंड पार्क यूनस डागा के साथ मिली भगत करके, साजबाज करके वो भी मुलतवी करवा देते हैं। जब वो बोर्ड होता तो चीफ इंजीनियर जब GM के ओहदे पर जाते, तो उसके बाद चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट की 2 सीटें खाली होती हैं। 2 ऑलरेडी खाली पड़ी हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर साउथ ऑपरेशंस की और इसके साथ चीफ इंजीनियर TNG की। इस तरह 4 सीटें जो हैं लेस्को में खाली होगी। 4 सीटें खाली हो गई, उसके बावजूद अफसरान को अब क्या हुआ कि GM का बोर्ड रुका, 2 सीटें वो भी बच गई। उसके बाद 2 जो अभी हैं वो भी खाली पड़ी हैं। अभी चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नॉर्थ रीजन का जो चार्ज है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मियां अलीम के पास है। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम मेरिट पे तकर्री करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, एक तरफ आप जो सीनियर लोग हैं जिनकी प्रमोशन हुई, और ये कोई एक चंद दिनों की बात नहीं होती, आपने सारी ज़िंदगी महकमे को दी होती है। 30-30, 35-35 साल आप महकमे में काम करते हैं, और उसके बाद ये लेवल आता है कि आप ग्रेड 20 में प्रमोट होके आप किसी जगह पे पोस्ट होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने चीफ इंजीनियर्स को निकाल दिया, उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि
हमने मेरिट पे तकर्री करनी है, तो चीफ इंजीनियर जो नॉर्थ रीजन आपने लगाया है मोहसिन रजा को, तो वो जूनियर तरीन चीफ इंजीनियर है, जिसका अभी तक पेप्को ने नोटिफाई भी नहीं किया कि ये इसकी प्रमोशन आप मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, उसकी मंजूरी हो चुकी है बोर्ड में जाके, उसको नोटिफाई भी नहीं किया। आप उसको लगा, आप जूनियर अफसरान को लगा के आप सीटें फिल कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो कि दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिनको हमने भेजा है वो वापस आने की कोशिश ना करें। वो सारी, अच्छा, ये सारी बैकग्राउंड बनाई गई, राह हमवार की गई, लेकिन ये हुआ कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ और उसमें ये सारी चीजें खत्म हो गई, साजिशें, सारा उनको कंपनी बदर किया गया, सारे जीएम की तरक्की रोकी गई, ये सारी चीजें जो खत्म होगी। अब बोर्ड ने बड़ा क्लियर इनको कह दिया कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो रखेगी। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी जो मियां अफजल है, ये 4 साल से कंपनी सेक्रेटरी है, 4 साल से ये कंपनी सेक्रेटरी चलते आ रहे हैं, इसी लॉबी से हैं। ये दोनों ने अपना केस पुट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, और कंपनी सेक्रेटरी मियां अफजल को भी उन्होंने झंडी कराई। कंपनी सेक्रेटरी कितने सालों के लिए जो है वो कंपनी सेक्रेटरी अमूमन जो है वो 2 साल के लिए होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन जो है उसकी स्वाबदीद है कि उसको एक्सटेंशन दे सकता है। ये एक्सटेंशन होती रही और वो चलता रहा। अब जाके इस बोर्ड जो मौजूदा बोर्ड है इसमें आके उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि आप जो है वो मजीद कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इसका भी इजाफी चार्ज देना बाकी है, या सीएफओ को मिलेगा या एचआरडी को मिलेगा, ये अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। अब ये चीज, अब क्या हुआ कि चीफ इंजीनियर्स को आपने निकाल दिया, जीएम की प्रमोशन रोक दी, उसके बावजूद आप 1 जून को रिटायर होने जा रहे हैं, तो क्या फायदा मिला? आपने कंपनी बदल किया, इतनी सारी राहें हमवार की, इतने सारे लोगों को मुखालफत की, और उन चीफ इंजीनियर्स में से इसके क्लास फेलो भी हैं, कैसे जमान के क्लास फेलोज हैं, यूईटी में जो इसके साथ रूममेट्स भी हैं जो पढ़ते भी रहे हैं। इक्तदार का नशा ऐसा होता है कि आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छोड़ा नहीं जाता, जिसके लिए सारा कुछ किया। बिल्कुल, फिर वो कहते हैं ना कि घूम फिर के आपके ऊपर तो बात आती है, किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो आपके अपने साथ जो है अपना भला आप कर नहीं सकते। ये जब दोनों इकदाम उठाए तो इसमें ना सिर्फ सीनियर्स को तो था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जाके लग गए, कोई डायरेक्टर ऑपरेशंस लग गया, कोई किसी अच्छी पोस्ट पे जाके लग गया, लेकिन कोशिश ये होती है कि जिस इदारे में आपने सारी जिंदगी गुजारी हो तो वहीं पे आपको उस कंपनी का सरबराह लगा दिया जाए या उसकी हायर सीट पे लगा दिया जाए। टेन्योर की अगर बात करें हम, और मुझे याद है जब इनका इंटरव्यू भी किया था कैसे ज़मान का, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी कि ट्रांसफार्मर्स ठीक करा देंगे, वर्कशॉप नहीं लगवा देंगे, ट्रिपिंग का मसला खत्म हो जाएगा, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। क्या उनमें कुछ आप तो कवर अगर ऐसा था तो बराह रास्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप जवाबदेह होते, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आपकी कारकर्दगी पे मुतमईन था तो आपको एक्सटेंशन देता, क्यों नहीं देता? और दौर में होती रही है। शराफत अली सियाल साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सटेंशन दी, मिनिस्ट्री ने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी, उन्होंने ली। अकरम राइन साहब ने 4 साल गुजारे, उनको प्रमोशन मिलती रही। वो आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर होता है। अगर इन कहते हैं कि ट्रांसफार्मर्स भी दिए, सार्फिन को सहूलतें भी दी, मुझे ये बताएं कि सिंगल फेज मीटर लगवाने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ती है, 3 फेज मीटर के लिए आपको रिश्वत देने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है। उस किस तरह आप कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की बात आप कर रही है, अभी गर्मी आ रही है, लग पता जाएगा, अभी एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, आपने हर कौन सी वर्कशॉप, वापडा की वर्कशॉप तो जल चुकी है जो 3-4 उसके बाद आपने हर सब डिवीजन को तो आपने वर्कशॉप, यानी कि सिर्फ दावे ही थे उनके, कुछ कर नहीं सके, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी का भांडा जो है वो बोर्ड के सामने फूट गया और उन्होंने एक्सटेंशन देने से साफ इनकार कर दिया। सो आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो किसी के खिलाफ, वो घूम फिर के आपके आगे सामने ज़रूर आता है, फिर आपका भला नहीं हो सकता। मज़ीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे और फिर कल 23 मार्च है और एक नई तारीख जो है वो रकम करेंगे लाहौरी, और लाहौरियों के साथ हम भी इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अज़्म पाकिस्तान परेड की बात करेंगे जिसका इनेकाद कल किया जा रहा है और भरपूर तैयारियां जारी हैं और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी और डिपार्टमेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। बिल्कुल गुज़श्ता साल की तरह इस तरह भी लाहौर में अज़्म पाकिस्तान परेड होने जा रही है। आलमोस्ट तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, ज़िले पुलिस है और भी बहुत सारे महकमे और इदारे हैं जिनकी जानिब से उसमें हिस्सा लिया जा रहा है। तो अहम बात यह है कि अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो इसका आगाज़ हुआ था कि 23 मार्च को लाहौर शहर में अज़्म पाकिस्तान परेड का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त भी बड़ी तादाद में शहरियों में शिरकत की थी, जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े और वो शरीक हुए थे। और इस साल भी उसकी गुज़श्ता शाम की अगर बात की जाए तो लिबर्टी चौक में मुख्तलिफ जो बैंड्स हैं उन्होंने अपनी रिहर्सल की और लोगों को दिखाया कि 23 मार्च जो है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और वो करारदाद है जिस दिन पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का जो है वो नुक्ता रखा गया था कि इसके बाद मुसलमान जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद 7 साल बाद जो है वो आज़ाद पाकिस्तान जो है हमें पाकिस्तान आज़ाद रियासत मिल गई। इसको सेलिब्रेट करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में क्यों नहीं आएंगे? जब आप आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद हो गए, उसके बाद बिलखसूस जो जिंदा दिलान लाहौर है और उनको तो इस तरह की एक्टिविटी चाहिए जो हमारे मौजूदा हालात हैं जिसमें
हमारी कौम जो है वो दहशत गर्दी का शिकार है। उसमें अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे, उनको मिलेंगे तो वो ज़रूर उसमें हिस्सा लेंगे। कल शाम भी हम खड़े थे लिबर्टी चौक में, तो उस वक्त भी फैमिलीज़ और बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे थे और वो सिर्फ बैंड्स को देख के पूछ रहे थे कि ये परेड होने जा रही है और किस तरह शुरू होगी। 100 से ज़ायद जो है उसमें इवेंट्स हैं, जिसमें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट और उसके बाद हमारे क्रिकेटर्स हैं, पुलिस का बैंड आ रहा है, वो सकाफती फ्लोट्स हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो फ्लोट्स हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। स्पाइडरमैन है, 100 के करीब ढोलची हैं, क्रिकेटर्स हैं, नायाब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हिस्सा बनेंगे हॉकी, क्रिकेट और उसके बाद शुतुरमुर्ग परेड। इसके हवाले से बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और फिर 40 डिफरेंट स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पर वो फेस पेंटिंग कर सकेंगे। और जितने भी बच्चों से मैंने बात की और मेरे इर्द गिर्द के भी जो लोग हैं वो आकर हमसे मतलब मुझसे ये पूछते हैं, अच्छा प्लीज़ ये बता दें स्पाइडरमैन सबसे बड़ा कैसा होगा। सो आई एम नॉट रिवीलिंग द सरप्राइज, वो सरप्राइज आपको खुद आकर देखना होगा कल। और इसके साथ साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी वो उनके जरिए जो है वो गुलपाशी की जाएगी शुरा पर। बड़ा मुनज़्ज़म मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो जाहिर है पहली दफ़ा की अटैम्प्ट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन डेफिनेटली इस दफ़ा उससे बेहतर होगी कि लोगों के बैठने का जो अरेंजमेंट है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। और फिर पार्किंग का मसला जो होता है वो भी क्लोजर पॉइंट्स दिए गए हैं और जामिया प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह दाखिली रास्ते मुख्तस किए गए हैं जिसकी सराउंडिंग में पार्किंग बनाई गई है। उसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो तैनात होंगे जो आने वाले शहरी हैं, ताकि उनकी गाड़ियाँ जो है पार्क हो सकें और उसके बाद आसानी से जब ये परेड खत्म होगी, क्योंकि आमन जो है वो आसान होती है, लोग आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये एग्जिट होता है उस वक्त मुश्किल होता है, ताकि उस वक्त लोगों को मुश्किल ना हो। और दूसरा ये लिबर्टी चौक से आपका मेन मार्केट तक ये परेड होगी जिसमें 100 के करीब इवेंट्स होंगे, मुख्तलिफ जो आपके महकमे इदारे हैं और जो लोग हैं वो वहाँ से गुजरेंगे। बिल्कुल, और इसकी बाकायदा 12 बार रिहर्सल भी की जा रही है ताकि कोई गलती ना रहे। अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं, चाहे वो बैंड्स के हवाले से है, वो फ्लोट्स के हवाले से है, वो मुनज़्ज़म तरीके से किस तरह उसको चलाना। इस दफ़ा तो रूट भी लंबा रखा गया, लिबर्टी गोल चक्कर से मेन मार्केट और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया तो ज़्यादा आसानी हो गई। DCO साहब भी कल कह रहे थे कि हमें अब आर्टिफिशियल पार्टीशंस नहीं लगानी पड़ेंगी, वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। रोलिंग पाइप्स लगाए जाएंगे जहां पर लोग बैठेंगे, वो लग भी चुके हैं और उसके आगे खारदार तारे लगाई जाएंगी ताकि आराम से बैठकर आप खुद भी इंजॉय करें और जैसे जैसे जो चीज़ आपके सामने से गुजर रही है आप उसको इंजॉय कर सकें। ऐसी चीज़ें हम यूट्यूब पे देखा करते थे, या आप तो बाहर गए भी हैं और आपने बहुत सी परेड्स वहाँ पर अटेंड भी किए, वहाँ देखा करते थे कि इतना कलरफुल इवेंट और इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट और फिर पेट्रियाटिज्म का जो एक जज्बा होगा वो इस दफा लाहौर में नजर आएगा। और वो परेड जो बाहर के मुल्कों में होती है उससे बेहतर परेड जो है वो यहाँ पर पे होगी। मैं आपको बताऊं, हुब्बुल वतनी ही बेसिकली होती है। आप ये इवेंट्स जो हैं वो आप टीवी पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आप देख सकते हैं, लेकिन आप जब लाइव इन चीज़ों को देखते हैं और उस वक्त वो जो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर और उसके बाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जब नारे होते हैं ये जज्बा हुब्बुल वतनी आपका उजागर होता है और ये लोगों को पता चलता है। बिलखुसूस हमारी जो नई नस्ल है जिसमें बच्चे शामिल हैं, जब वो इवेंट अपनी जगह पे चल रहा होगा, वो मुख्तलिफ परिंदे होंगे, जानवर होंगे, बैंड्स होंगे, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे है क्या, ये क्यों करवाया जा रहा है, तो उस वक्त उनको बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख है। ये वो दिन है जिस दिन आपको आज़ाद करवाने के लिए एक करारदाद मंजूर करवाएगी, उसके बाद मुसलमान जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही, ये बात है। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद सबसे अहम बात इसमें मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि लकी ईरानी सर्कस जो कि 7 साल बाद लाहौर में आई, उसमें इस वक्त उसके शो चल रहे हैं। लकी ईरानी सर्कस पूरी की पूरी जो है वो अज़्म पाकिस्तान परेड में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। उसमें तमाम जानवर जो हैं, उसके बाद मुल्की और गैर मुल्की फनकार जो हैं वो अपने फन का मुजाहिरा करेंगे और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी होगी। लोग इससे एंटरटेनमेंट कौमी परचम भी होगा। एग्जैक्टली, वो पुलिस की जानिब से बनाया गया जिसको तकरीबन 150 से 200 के करीब जो नौजवान हैं वो उठाएंगे और उसके बाद चलाया जाएगा। लेकिन सबसे जो मज़ेदार चीज़ होगी वो स्पाइडरमैन होगा, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। अच्छा, अभी हम एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड आई एम श्योर जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लाहौरी हैं, वो भी कल के लिए बहुत एक्साइटेड है। आवाम के लिए फ्री एंट्री है और बाकायदा इंक्लोजर्स बनाए गए हैं जहाँ बैठकर आप इस परेड को एंजॉय कर सकेंगे। मैं भी नारा लगाऊंगी वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का और आई एम श्योर आप मुझे वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे और हम मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआ भी करेंगे और इस भरपूर इवेंट को एंजॉय भी करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद सफरा आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप जाइए, जाकर तैयारियों का हिस्सा बनिए और हम यहाँ पर नाज़न एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न। हम सबसे पहले रुख करेंगे वकार घुमन का, जो कि परेड एवेन्यू लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हैं। जानते हैं वहाँ पर क्या क्या तैयारियां हैं और कल के सरप्राइजेस क्या हैं, उनसे कुछ टीजर्स लेने की कोशिश करते हैं। वकार, बताइएगा
इस वक्त आप परेड एवेन्यू पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कल होने क्या जा रहा है, और लाहौरियों को एक ब्रीफ सा जो है वो टीजर दीजिएगा कल के सरप्राइजेस के बारे में। एक ह्यूज इवेंट होने जा रहा है, एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं लाहौरी, और हम सब इसका हिस्सा हैं। तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या होने जा रहा है कल? जी सीमल, बिल्कुल बिलाशुबा कल लाहौर एक मरतबा फिर एक तारीख रकम करने जा रहा है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी अज़्म पाकिस्तान परेड कल होने वाली है। आप कह सकते हैं कि चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त परेड एवेन्यू पर मौजूद हूँ, लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। सबसे पहले अगर मैं परेड एवेन्यू के बारे में आपको बताता चलूँ तो जिस पॉइंट से ये परेड स्टार्ट होगी, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, लिबर्टी चौक से ये परेड स्टार्ट होगी और मेन मार्केट तक जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये फासला है जो परेड एवेन्यू है, जो दोनों इतराफ से इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन ये स्टार्टिंग पॉइंट है लिबर्टी चौक से मेन मार्केट तक ये परेड होगी, और दोनों इतराफ में रोड के यहाँ पर इसको सजाया गया है, और दोनों इतराफ में लोगों के बैठने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जितने भी मुतलका इदारे हैं तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ से तमाम जो बैंड्स हैं, मार्चिंग बैंड्स हैं, जितने भी फ्लोट्स हैं इस एंट्री पॉइंट से निकलेंगे। कज़ाफी स्टेडियम वाले रोड से ये तमाम पॉइंट्स यहाँ पे शुरू होंगे और मेन मार्केट की जानिब जो सलामी का चबूतरा बनाया गया है वहाँ से गुजरेंगे, और इस चीज़ को सारी दुनिया विटनेस करेगी टीवी के थ्रू, और लाहौर के जो शहरी हैं वो तो इसको यहाँ पर आकर देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो आपको बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही हैं, तकरीबन 17 इमारतें हैं, इनको बुलंद बड़े बड़े परचमों से कल सजा दिया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े परचम लटकाए जाएंगे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कौमी परचम होगा मरतबा फिर आइए आप देख सकते हैं ये परेड एवेन्यू है, ये मेन मार्केट की जानिब रास्ता जा रहा है, मेन बॉलीवार्ड है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये परेड एवेन्यू होगा, जिसके दोनों इतराफ जंगले लगाए गए हैं, खसूसी इंतजाम किए गए हैं। ये एक प्योर फैमिली प्रोग्राम होगा, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिला झिझक बिला डर यहाँ पर आ सकते हैं। पुलिस फोर्स के तकरीबन 10,000 से ज़ायद जवान यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और कल यहाँ पर सबसे पहले जो परेड का स्टार्ट होगा, यहाँ पर 42 मार्चिंग बैंड्स होंगे, जिनमें पाइप बैंड होगा, ब्रास बैंड होगा, वो फौजी बैंड्स होंगे यहाँ पर जो अपने धुने बखेरते हुए इस परेड एवेन्यू से गुजरते हुए दूसरे इस दोनों इतराफ का राउंड करेंगे। दूसरे बाद इसके यहाँ पर पुलिस का मार्च बैंड होगा, पुलिस के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर सलामी का जो चबूतरा बना होगा वहाँ पर जाकर सलामी देंगे और यहाँ से गुजरेंगे। पुलिस की जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें एलीट फोर्स है और पुलिस फोर्स है और मुहाफिज फोर्स है, जितनी भी इनकी फोर्सेज हैं यहाँ पर वो यहाँ पर अपने अपने दस्ते के साथ यहाँ पर सलामी देंगी। इसके बाद अगर बात की जाए, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे कौमी आर्टिस्ट हैं, गुलकार उनमें शामिल हैं और वो इस परेड का हिस्सा बनेंगे, उनके फ्लोर्स होंगे और खुसूसन जो गुलकार हैं वो यहाँ अपनी परफॉर्मेंस भी पेश करेंगे। इसके अलावा 100 से ज़ायद ढोलचिए हैं, पप्पू साईं की क़यादत में वो इस परेड का हिस्सा बनेंगे और ढोल की बीट्स पे लोग यहाँ पर भंगड़ा भी डालेंगे, इस फेस्टिवल को एंजॉय भी करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, पाकिस्तान के जितने भी मायानाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपना नाम पैदा किया है, वो इस परेड का हिस्सा होंगे। उनमें क्रिकेट के खिलाड़ी भी होंगे, उनमें हॉकी के खिलाड़ी होंगे, फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे और जितनी भी दीगर खेलें हैं उनके खिलाड़ी इस परेड का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, लाहौर में जो सियाहती बसें चल रही हैं वो भी इस परेड का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग नायाब गाड़ियाँ जिनके पास और इनको देखने के शौकीन भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कल नायाब गाड़ियों का भी एक काफ़िला इस परेड का हिस्सा बनेगा, जिसमें बहुत पुरानी जो कीमती किस्म की गाड़ियाँ हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और इस अज़्म पाकिस्तान परेड की रौनक को बढ़ाएंगी। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे जो पाकिस्तान के नामवर पहलवान हैं जिन्होंने पूरी एशिया में अपना नाम पैदा किया है और जिनमें रुस्तम एशिया मौजूद हैं, रुस्तम पाकिस्तान मौजूद हैं, रुस्तम पंजाब, रुस्तम जमा, ये तमाम लोग और इनके जो फैमिली के और इनके जो पहलवानों के साथ उनके जो पहलवान हैं, दीगर पहलवान, वो अपने एक रवायती जो उनका एक स्टाइल होता है, जो उनकी ड्रेस होता है उसमें शिरकत करेंगे। इस परेड एवेन्यू वो परेड का आज़म पाकिस्तान परेड का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, पाकिस्तान के जो सबसे लंबा आदमी है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, पाकिस्तान की वो सबसे लंबी खातून जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है और सबसे छोटे कद वाले जो लोग हैं वो भी इस परेड का हिस्सा बनेंगे और कल यहाँ पर अज़्म पाकिस्तान परेड में वो शामिल होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे इसी वाले पाकिस्तान में पहली बार 40 फीट लंबा स्पाइडर मैन यहाँ पर होगा, जो इससे कबल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा गया होगा। कल यहाँ पे इस परेड का खसूसी हिस्सा होगा, वो भी स्पाइडर मैन खसूसन बाहर से मंगवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर घोड़ों का नाच होगा, उनका डांस होगा। घोड़े बड़ी आला नस्ल के जो घोड़े हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पाले हुए हैं,
शेर यहाँ पर लाए जाएंगे, वो भी इस परेड का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा इस दफ़ा एक खसूसी चीज़ इसमें ऐड की गई है। मुगलिया दौर के जो दरबारों में, शाही दरबारों में जो लोग होते थे, जो एक बहुत से एक्टर्स होते थे, वो इस परेड का हिस्सा बनेंगे। और खसूसी जो सिख गुत्का है, जो एक उनका एक रवायती तलवार का डांस होता है और उनकी जो फाइट होती है, वो उनका सिखों का एक बड़ा खूबसूरत दस्ता इस दफ़ा इस परेड का हिस्सा बनेगा और यहाँ पर अपना वो फ़न का मुजाहरा पेश करेगा। इसके अलावा इलाकाई डांस तो यहाँ पर होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो फ्लोट्स होंगे, उनमें पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त को नुमायाँ किया गया है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KP की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, इन तमाम इलाकों के यहाँ पर फ्लोट्स हैं, वो यहाँ पर फ्लोट करेंगे और यहाँ पर इस परेड का हिस्सा बनेंगे। इस तरह अगर मज़ीद बात की जाए कल के इस परेड के हवाले से, तो रफ़ी पीर थिएटर की पुतलियाँ यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगी। सिटी 42 का एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर फ्लोट होगा, जिसमें लाहौर के इतना कुछ बताया आपने वकार, और मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि कल कितना मज़ा आने वाला है सबको जब हम इन चीज़ों को एक्चुअली एंजॉय करेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे। तो तैयारियां भरपूर जारी हैं, जामिया प्लान बना लिया गया है, ट्रैफिक के हवाले से भी, पार्किंग के भी हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाहौर पुलिस जो है उसके 10,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। तो इंशाल्लाह एक भरपूर इवेंट होगा जिसको हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में जी नाज़रीन, 23 मार्च 2016 आज़म पाकिस्तान परेड, एक बड़ा इवेंट, एक बड़ी तैयारी जो कि की जा रही है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस परेड का हिस्सा बन सकें, इसको एंजॉय कर सकें। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम पार्किंग किस तरह से करेंगे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे। लास्ट ईयर अगर वो इसका हिस्सा बने थे तो कुछ ना कुछ खदशात, कुछ ना कुछ शिकायत जो है वो लोगों को हुई थी। इस दफ़ा भरपूर कोशिश की गई है कि उससे बेहतर तौर पर जामिया प्लान सामने आए, और वो प्लान क्या है, किस तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ MD लाहौर पार्किंग कंपनी तासीर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तासीर साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज और कल तो आपका मतलब इट्स अ बिजी डे, और कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी डेफिनेटली जी, आप आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सिटी 42 कि आप इस परेड का एक हिस्सा हैं और आप एक नए और पुराने शहर की हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और सिटीजन्स ऑफ लाहौर के लिए हमने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी पार्किंग प्लानिंग की है। लास्ट ईयर हमने बहुत से लेसन्स लर्न किए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और फर्स्ट टाइम था। और जो प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम हुई, हम जो है उनको रिमूव किया। हमने एम्पल अब हम पार्किंग स्पेस अवेलेबल करेंगे फॉर मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। तो हम अब सेपरेट भी कर रहे हैं, हम गाड़ियों को सेपरेट HKB के सामने पार्किंग देंगे, क्योंकि गाड़ियों में फैमिलीज ज़्यादा होती हैं तो उनको हम एक्सेस उधर से देंगे। जबकि बाइक्स पे ज़्यादातर नौजवान होते हैं, जोशीले होते हैं, उनको हम लिबर्टी के अंदर पार्किंग प्रोवाइड करेंगे। देन फिर देयर आर 2-3 मोर पॉइंट्स। एक हाली रोड है। समटाइम्स ये होता है कि लिबर्टी इज़ द मोस्ट फेमस पार्किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट हाली रोड, तो मेरा ख्याल है लाहौर में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हाली रोड किधर है, बिल्कुल सही। बट ये कि जो कैनाल से आएंगे वो टर्न करेंगे ज़हूर इलाही रोड पे, एंड देन वहाँ से जो मेन बुलेवार्ड के पीछे रोड एक लेफ्ट को जा रही है, वो हाली रोड है। गोल चक्कर से ज़हूर इलाही वाले सीधे चले जाएं और जो फर्स्ट आपका टर्न आएगा, फर्स्ट टर्न लेफ्ट आएगा, वो जो मेन मार्केट तक जाएगा, वो हाली रोड। आप उसको इस तरह भी ले सकते हैं कि फ्रंट पे हफीज सेंटर है और उसके बैक पे जो रोड है जो चैनवन के बिल्कुल साथ है, वो हाली रोड है। आई नो, मतलब मुझे डायरेक्शंस का पता है। अच्छा खैर, सो वहाँ पर भी पार्किंग जो है वो इस दफ़ा दी जा रही है। कंपैरिजन अगर हम करें उन पॉइंट्स का, मैं इन डिटेल तो जिक्र ज़रूर करूँगी कि किस तरह से डाइवर्जन जो है वो है, और लोग अगर डिफेंस साइड से आ रहे हैं, अगर कैनाल साइड से आ रहे हैं या गुलबर्ग साइड से ही आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता होगा, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर और इस साल का, क्या क्या डिफरेंस है? पिछली दफ़ा कितने पार्किंग पॉइंट्स थे? देखिए, पिछली बार भी हाली रोड पे भी पार्किंग पॉइंट था, लेकिन पिछली बार ये हुआ था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम पे भी एक पार्किंग पॉइंट रखा गया था। वो पार्किंग पॉइंट ओवरफ्लो हो गया और लोग फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आ गए। वहाँ हमारे फ्लोट्स भी थे जी। तो वहाँ पे हमें कुछ रोड के ऊपर पार्किंग करनी पड़ी थी, फिरोजपुर रोड के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर। तो उस वजह से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई। अच्छा। फिर ये था कि लिबर्टी में कार्स जो थी वो ज़्यादा थी और जो बाइक्स का टर्नओवर इतना ज़्यादा था कि वो ओवरफ्लो हो गया। तो हमको रोड के ऊपर
मेन बुलेवार्ड के ऊपर बाइक्स को पार्क करना पड़ा, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को भी प्रॉब्लम थी, कुछ हमें भी प्रॉब्लम थी। तो इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा पोर्शन A, B, C प्लान रखा है कि अगर और बाइक्स आ जाएंगी तो हम उनको किस जगह पे कैटर करेंगे। हमने दुबट्टा गली को स्टैंड बाय रखा है, हमने सर सैयद रोड को रखा है, फिर हमने वो जो पोर्शन है शॉप्स के सामने, वो उस दिन चूँकि शॉप्स क्लोज होंगी तो हमने उसको भी स्टैंड बाय रखा है कि हम वहाँ पे भी पार्किंग करवाएंगे, पार्किंग कर सकते हैं, मतलब उसको इस तरह से जहाँ। फिर ये है कि हमने अपने लोग, पिछली बार हमारे ऑलमोस्ट 50 के करीब पार्किंग अटेंडेंट्स थे, हम इस बार 100 से ज़्यादा पार्किंग अटेंडेंट्स रख रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। लास्ट टाइम सदीक ट्रेड सेंटर पे पार्किंग नहीं थी, सो जो लोग डिफेंस से आ रहे थे उनको गोल चक्कर काट के लिबर्टी आना पड़ता था। अच्छा। तो इस बार हमने काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर लोगों को ये कहा है कि लोगों को ज़्यादा चलना ना पड़े। अच्छा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे अगर उस पर हम बात करें? देखिए, एंट्री पॉइंट तो ये होगा कि जो सेंटर पॉइंट है वो ब्लॉक होगा एंड ऑल द ट्रैफिक कमिंग ऑन कज़ाफ़ी जो फिरोजपुर रोड वाली एंट्रेंस, वहाँ सेंटर पॉइंट से आप राइट हो जाएंगे, हुसैन चौक से आप एंटर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब हुसैन चौक वाली एंट्रेंस है, लेकिन जो फिरोजपुर रोड पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो बंद होगा। जी, वो बंद होगा, वो बंद होगा। ठीक है। देन फिर आप जो कैनाल से आएंगे वो ज़ोरलाई रोड पे चले जाएंगे, हाली रोड पे चले जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकेंगे। और मेन मार्केट के बाहर आपको पता है कि आपका मेन है वहाँ पे, तो उसके पीछे सदीक ट्रेड सेंटर से ओरिगा तक खुला होगा, वहाँ पार्किंग के अवेलेबल होगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है 6:30 पे वो। और अगर लिबर्टी हुसैन चौक से आगे बंद होगा या लिबर्टी गोल चक्कर तक एक्सेस जी, होगी? लिबर्टी गोल चक्कर तक एक्सेस होगी, वहाँ तक होगी, उसके आगे फिर गाड़ियाँ पार्क होके देन आप पैदल पे वहाँ पे जा सकते हैं। सही। अच्छा, गाड़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से फिर किस तरह से जो है वो देखा जाएगा? जी, सारा कुछ प्रॉब्लम ये किया इसलिए जा रहा है कि द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जो लोगों के पास उस दिन होगा वो उनकी व्हीकल ही होती है, बिल्कुल, वेदर इट्स अ बाइक और इट्स अ कार। तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई कि हमने उनको प्रॉपर टोकन इशू करेंगे और उसको आफ्टर वेरिफिकेशन जो है वो जाने देंगे। और आई डोंट थिंक कि कोई इंसिडेंस होगा, और पिछली बार भी नहीं था हुआ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से पार्किंग कंपनी है, पार्किंग कंपनी मेरा 2 ईयर्स में शायद देयर आर चांसेस ऑफ 2 कारें चोरी हुई हैं 2 साल में। तो इस इवेंट पे तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि ऐसा कोई ना। अच्छा, कितने लोग वहाँ पर जो है वो आपने बताया कि 100 के मोर देन 100 वो जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, टोटल कितने पॉइंट्स हैं अगर टोटल? जी, हमारे अगर आप पॉइंट्स, लिबर्टी को आप 1 पॉइंट कह भी सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, बिकॉज लिबर्टी, उसके पीछे सनफोर्ड प्लाजा, सर सैयद रोड, देन HKB के सामने, देन फिर हमने जो हमारा लिबर्टी पार्क एंड राइड प्लाजा है उसकी हमने जहाँ से एग्जिट था वहाँ से हम एंटर करवाएंगे गाड़ियाँ। अच्छा, क्योंकि ये है कि जो मेन होगी एंट्रेंस वो तो बंद होगी ना, तो हमने जो उसका एग्जिट है उसको हम एज ए एंट्रेंस यूज करेंगे। तो फिर उसका एग्जिट कौन सा होगा? जी, उसका एग्जिट वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम वहीं से एग्जिट भी करवा सकते हैं। ठीक है। और आफ्टर 6:30 वहीं से ही एग्जिट। तो वो अगर पूरा प्लाजा जो है वो यूज होगा तो दैट्स मतलब उसकी तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि वो इतनी कैपेसिटी नहीं, प्लाजाज की 326 कार्स की कैपेसिटी है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, जबकि हमें मेरा ख्याल है मोर देन 2000-3000 कार्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो एक वो प्लाजा हो गया, देन HKB के सामने HKB के सामने है, HKB के पीछे जो जहाँ पे अल्फता लेन थी हुआ करता था वो भी होगा। देन फिर लिबर्टी फर्स्ट D, सेकंड D, देन दुबट्टा गली पीछे, देन फिर जो पेडेस्ट्रियन एरिया है लिबर्टी का, ठीक है, दैट कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर पार्किंग, क्योंकि उस दिन शॉप्स बंद। सो ये तो लिबर्टी साइड की पार्किंग हो गई। दूसरी तरफ हाली रोड पर, मेन रोड पर पार्किंग्स होंगी। जी, रोड की साइड पे पार्किंग होगी। ठीक है, और मतलब अगर वो ज्यादा होती गई तो उसी के मुताबिक जो है जी, उसके मुताबिक हम खैर डाइवर्ट भी कर देंगे। अगर पार्किंग वहाँ पे नहीं है तो हम लोगों को कहेंगे कि आप लिबर्टी आ जाएं। लिबर्टी आ जाएं, बिल्कुल सही। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं 23 मार्च की परेड की, और उसमें जो आपको मसाइल आते हैं पार्किंग के हवाले से, एंट्रेंस के हवाले से, उस पर हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्किंग पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा दोबारा से हम रिमाइंडर दे दें इनको कि एक तो लिबर्टी के इर्द गिर्द जो है वो HKB के सामने और लिबर्टी की जो पार्किंग है उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, या दुबट्टा गली और जो पेडेस्ट्रियन एरिया है लिबर्टी का वहाँ पर। दूसरी तरफ अगर डिफेंस से वो लोग आ रहे हैं तो इसमें जो डिफेंस से आ रहे हैं और जो जेल रोड से आ रहे हैं वो सदीक ट्रेड सेंटर और ओरिगा के पास उनकी पार्किंग होगी। ठीक है। तो बाकी और उसके बीच में भी जितने पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं वो हमारे लोग वहाँ पे अब जो भी हुसैन चौक से टर्न कर लेगा टुवर्ड्स लिबर्टी, हम उसको खुद
कैटर करेंगे, हमारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं ठीक है कि किस तरफ जाना है, हमारे लोग वहाँ पे होंगे उनको गाइड करने के लिए। सही सो वो लेफ्ट करेंगे तो आगे से वी शैल टेक केयर ऑफ दैम। ठीक है ठीक है हम उनको खुद गाइड कर लेंगे कि उन्होंने किधर जाना है, किधर पार्क जी करना हाँ, है, क्योंकि वो वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। जी वो रोड्स है ना, हम रोड ब्लॉक करके उन दोनों रोड्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है एक साइड पे हम बाइक्स वालों को देंगे, एक गाड़ी वालों को देंगे, ठीक क्योंकि है आगे से तो ब्लॉक होगी, बिल्कुल ताकि सही। उनको हम वहीं से डिवाइड कर देंगे। तो उनको हम खुद गाइड कर लेंगे जो हुसैन चौक से इधर आ जाते सही हैं। सही हाल ही जो मेन मार्केट जाएंगे उनके लिए ये है कि वो ज़हूरलाई रोड से जाएंगे और वो गाड़ी वहाँ पे पार्क करेंगे। गाड़ी को लॉक ज़रूर करें अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा लॉक लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर एक्स्ट्रा होगा। लॉक भी करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये होता है कि थेफ्ट तो नहीं होती लेकिन लॉस हो जाता है। वो जो आजकल आपको होता है ना, शीशे विशे उतार देते हैं, अगर गाड़ी खुली हो तो बीच में से हो जाता है। जी जी तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर कार शुड बी प्रॉपर्ली लॉक्ड। हाँ तो जो डिफेंस और जेल रोड से आ रहे हैं वो तो सदीक ट्रेड सेंटर और उसको वहाँ पे वो कर होंगे। सकेंगे और वहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे जी, जो लोग प्रॉपर गाइड मौजूद कर होंगे सकेंगे। and और make sure कि उनसे- एक पॉइंट, एक जो बेनिफिट आप लाहौरियों को दे रहे हैं कि जी पार्किंग फ्री होगी, पैसे आपसे कोई नहीं लिए जाएंगे, टोकन आपको ज़रूर दिया जाएगा, हिफाजत आपकी उसी तरह से की जाएगी जिस तरह पैसे लेके की जाती है। लेकिन 23 मार्च का तोहफा ये लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से कि आपको पार्किंग जो है जी, वो सिटी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट free होगी। गवर्नमेंट का सिटी डिस्ट्रिक्ट जी हाँ, और पार्किंग कंपनी दोनों मिलके, क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये डीसीओ साहब की हदायत है कि जी पार्किंग इन तमाम इवेंट्स पे फ्री होनी फ्री चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल सही, और ताकि इससे आप आराम related से भी- एंजॉय करें। इतने ज़्यादा भी नहीं होते बट स्टिल आपको एक बेनिफिट तो फील हो रहा होता है ना कि पीस ऑफ government माइंड is इज़ वेरी taking care of इंपॉर्टेंट। it। हमें पता है ना कि हम जब भी गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो हमारा जहन गाड़ी में ही होता है। हाँ पता होता है कि पता नहीं लॉक की थी या नहीं, जी। वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा होगा जी। या नहीं, मेरी स्लिप किधर है, स्लिप अपने पास ज़रूर रखिएगा। अक्सर लोग ये करते हाँ हैं जी। कि वो गाड़ी में ही स्लिप छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर जो मुतल्लिका इदारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उसने तो स्लिप के साथ गाड़ी को मैच करना है। रिस्पॉन्सिबल तो खैर हम फिर भी हैं, लेकिन उस पर ये होता है कि उस पर जो थेफ्ट है वो ज़रा थोड़ा सी ईजी हो जाती है। हमारे लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई, बिल्कुल सही लेकिन फिर भी हम उसको वेरीफाई करते हैं। सही और अगर आपसे वो स्लिप गुम हो जाए तो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है कि हम आपका आईडी कार्ड देखेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसमें आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। लग सकते हैं, तो So, उसमें अगर फिर आप तहम्मुल slip- का जी हाँ। मुजाहिरा ज़रूरी है। नहीं, स्लिप इसलिए ना स्लिप संभाल के रखें ताकि वो एग्जिट पे, आपको पता है हमें बहुत जल्दी होती है, बिल्कुल सही और इवेंट पार्किंग का प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो आउटफ्लो है वो एकदम होता है। अच्छा, इस पे भी मैं बात करना चाह रही हूँ कि जब एग्जिट हो रहा होगा और उस वक्त लोगों को बहुत जल्दी होती है, आने में तो एक्साइटमेंट होती है, इंतज़ार भी हो जाता है, पार्किंग भी आराम से हो जाती है, निकलने वक्त जो एक फ़्लो होगा उसका क्या प्रोसीजर होगा उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं टोल फ्री नंबर बता दूं, एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से इशू किया गया है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आप पॉइंट्स पूछना चाहते हैं, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पूछना चाहते हैं, या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली जो है इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। 0800 10001, बहुत ही आसान सा नंबर है, 0800 10001। इस पर कॉल करें और जो भी आपकी कुछ क्यूरीज हैं आप उसको जो है वो क्लियर आउट कर सकते हैं। एग्जिट किस तरह से होगा सर? जी, एग्जिट में ये कि हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द बाइकर्स कि वो थोड़ी सी पेशेंस के साथ निकलें, बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई द थिंग्स। ठीक। एंड जब एकदम से वी आर एक्सपेक्टिंग 8000 पीपल जब एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे ये कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन हमने ये किया कि एग्जिट पे हमने वेरिफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट हम 20 पर्सन्स रखेंगे, अच्छा। जो एट अ टाइम 20 बाइक्स को एग्जिट करवा सकते होंगे। जी तो जी। जब वो 20 बाइक्स को एग्जिट करवाएंगे तो इसमें इसको हम विद इन हाफ एन आवर वी शैल बी पॉसिबल कि हम टोटल उनको एग्जिट करवा दें। अच्छा, मतलब उसी तरह से तरीक़ेकार जो है वो जी। अपनाया जाएगा, वेट कराया जाएगा, और वो जो एक भगदड़ सी मच जाती है, एक जो नहीं, हजूम सा। नहीं, उस भगदड़ में ही थेफ्ट के इंसिडेंसेस होते हैं। जी। लेकिन वो ये तो होता है कि देयर वुड नॉट बी अ वन पर्सन चेकिंग द स्लिप, देयर विल बी 10-20 पर्सन्स चेकिंग द स्लिप, सो दैट उसको हम जितना एक्सपीडाइट करवा सकें। बिल्कुल वो हम सही। करें। अच्छा तासीर साहब, आप इन तमाम तैयारियों में साथ साथ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशंस भी आपकी चल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस हो, सिटी 42 हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, या जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस परेड के हवाले से? क्या क्या चीज़ें आपको एक्साइट कर रही हैं? देखिए, पर्सनली मैं जो देख रहा हूँ कि इसमें ओल्ड ट्रेडिशंस भी दिखाई जा रही हैं, नया लाहौर एक बन रहा है, हम पुराने लाहौर को सेव करते हुए और एक नया लाहौर भी बना रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शंस हैं। हमारे प्लेयर्स होंगे वहाँ पे, हमारे वहाँ पे टीम्स होंगी, फ्लोट्स होंगे, कॉलेजेस के फ्लोट्स होंगे, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ पर्सन देयर। तो ये सब लोगों का एक लाहौर का जो असल कल्चर है, जो असल एसेंस है, वो देखने को मिलेगा। हाँ, और मतलब वो जो एक पैट्रियाटिज़म का लेवल होगा वहाँ पर,
वो मैं सोच कर मुझे आई स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स के मतलब पीपल आर गोइंग टू लव इट। जब वो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर होंगे, ख़वातीन होंगी, फ्लैग्स लहरा रहे होंगे और मुख्तलिफ फ्लोट्स जा रहे होंगे। और इस दफ़ा तो सरप्राइजेस भी बहुत रखे हैं। आप पिछली दफ़ा भी आप इस परेड का हिस्सा थे और इस साल भी, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सी नई चीज़ें और बेहतर चीज़ें आ रही हैं। जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और मैं डिस्कस कल भी कर रहा था उन चीज़ों को कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे देख के उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और पेट्रोटिज़म आपको पता है लाहौर का हमेशा से खासा रहा है। 65 की वॉर थी तो लाहौर वाले जो थे वो भागने के बजाय खड़े होके करते थे। देखा जा सकता है। तो लाहौर का ये प्राइड है ये चीज़, और वो आपको इंशाल्लाह ताला कल नजर आएगी। तासीर साहब, इन दी एंड मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी आपसे लाहौरियों के लिए कि आप कल की परेड के हवाले से, कल के इंतजामात के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये मैसेज दूंगा कि जी कल वो इसमें भरपूर शिरकत करें, पीस ऑफ माइंड के साथ शिरकत करें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें जो कल पेश की जाएंगी, क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो हमारे माजी का हिस्सा है, हमारे हाल का हिस्सा है और हमारे मुस्तकबिल के हवाले से भी परेड की बेशुमार चीज़ें, ऑरेंज लाइन और बाकी चीज़ें पेश की जाएंगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि लाहौर एक तारीख़ी तौर पे नहायत रिच, विरसे के लिहाज से नहायत रिच सिटी है और हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें और इस चीज़ को आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कहते हैं ना वो कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जो अपने माजी को याद रखती हैं, अपनी कुर्बानियों को याद रखती हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तासीर साहब, आप यहाँ पर मौजूद थे। गुड लक फॉर टुमारो, इट्स अ बिग डे एंड इट्स अ बिग इवेंट एंड आई रियली होप कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये हो ताकि लाहौरी विदाउट एनी डाउट इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन अभी आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि हमारा सेगमेंट रहता है मेरा शहर लाहौर, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा शहर लाहौर। जी नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब और हम बात करेंगे 1940 के मंटो पार्क और आज के इकबाल पार्क की क्या क्या खसूसियात है उस जगह के हवाले से, कौन कौन सी हिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है उसके साथ, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? राव साहब, मंटो पार्क क्या अहमियत है इसकी? मंटो पार्क की बड़ी ख़ास अहमियत और ख़ास तौर पे 23 मार्च 1940 की जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई उसके बाद इस जगह की एक तारीख़ी अहमियत की हामिल ये जगह हो गई। अच्छा, ये जगह जो है ये कोई आम जगह नहीं थी। इससे पहले भी शुरू में इस जगह पे रावी बहता था मुग़ल दौर में और उसके बाद जो है आलमगीर के दौर में 1662 में जो है वो रावी को, जो मौजूदा रावी अब बह रहा है, इस जगह पे मुंतकिल कर दिया गया बंद बांध के। अच्छा, ये जगह जो थी, इस जगह भी एक छोटा रावी नहर की शक्ल में एक दरिया जो है वो चलाया गया और उसको बुढ़ा रावी का नाम दिया गया। तो बुढ़ा रावी यहाँ से जो है वो बहता रहा। उसके बाद ये कि सिख दौर में इस जगह पे जिस वक्त छावनी थी अनारकली और किले की छावनी, तो यहाँ जो है वो परेड ग्राउंड बना दिया गया और यहाँ जो किले की आर्मी थी वो यहाँ परेड करती थी। उसके बाद जब अंग्रेज़ 1846 में लाहौर में आए तो उन्होंने भी इस जगह को परेड के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त दो जगह पे परेड होती थी, एक तो शाही किले की वो दीवार जो शहर की तरफ है उसको प्लेन करके, तो उस जगह पे परेड इसलिए की जाती थी कि शहर पे उनका असर और दबदबा और रोब रहे और शहरी जो है वो किसी बगावत पे ना आए। और जो दूसरी परेड होती थी वो इसी जगह पे होती थी। दूसरा ये कि इस जगह को परेड के बाद इन्होंने रेस कोर्स बना दिया, तो हिंदुस्तान का जो पहला रेस कोर्स बना वो भी ये मंटो पार्क की जगह जो है ये इस जगह पे बना था। और उसके बाद जब 1851 में छावनी अनारकली जो है वो मियाँ मीर शिफ्ट की गई तो उस वक्त जो है ये रेस कोर्स वहाँ से जेल रोड पे और माल के संगम में जो अब मौजूदा है इस जगह पे। उसके बाद ये कि ये जगह जो है, जिस तरह हम पाकिस्तान को कहते हैं कि पाक लोगों की सरजमीन, इसी तरह से ये जगह भी पाक थी। पाक इस तरह से थी कि शुरू से क्योंकि यहाँ रावी बहता था और पानी की वजह से ये शफाफ सारा इलाका था। तो जिस वक्त अंग्रेज़ आए हैं और 1861 में एक सर्वे किया गया, क्योंकि शहर में सप्लाई देनी थी पानी की, तो सर्वे किया गया कि शहर की वो जगह देखी जाए जहां पानी अच्छा और वो जगह साफ़ हो। तो उस सर्वे के बाद ये जो मंटो पार्क का ये इलाका था, इस जगह को बेहतरीन पानी की जगह
और बेहतरीन साफ़ जगह करार दिया गया और यहीं जो है वो ट्यूबवेल निकाले गए पानी की, और पानी की सप्लाई जो है वो पानी वाला तालाब के ज़रिए शहर में दी गई। अच्छा। तो ये जगह जो है बड़ी साफ़ सुथरी और पाक जगह थी। ठीक ठीक। उसके बाद ये कि जिस वक्त यहाँ मंटो पार्क में यहाँ जो है वो एक मैदान बनाया गया, और मैदान में मुख्तलिफ तकारीब शुरू हुई यहाँ। अच्छा, यानी कि 23 मार्च 1940 से पहले भी यहाँ पर जलसे जुलूस हुआ करते थे। मैदान बनाया गया और इसमें मुख्तलिफ नौइयत के नुमाइशें होती थी। यहाँ पहलवानों के बड़े बड़े दंगल होते थे। पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सनती नुमाइशें, हैंडमेड चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होती थी, और मुख्तलिफ जो हैं वो सर्कस और इस तरह की तमाम जो एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ होती थी। उसके बाद 19 और ये आ गया। उसके बाद 1914 के करीब जो है इसका नाम 14 और 15 में मंटो पार्क का नाम दिया गया, लॉर्ड मंटो के नाम से। तो ये फिर मंटो पार्क के नाम से ये मैदान बन गया। और उसके बाद यहाँ 23 मार्च 1940 को जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई, और उस जगह पे ही अब मीनार पाकिस्तान की इमारत खड़ी की गई है। सही। तो जब कायदे आज़म तशरीफ़ लाए थे, ये 27वां इजलास था मुस्लिम लीग का, और ये भी लाहौर को शर्फ हासिल है कि पहले 26 इजलास जो हुए उनमें कोई ऐसी करारदाद या कोई ऐसी अहमियत तहरीक नहीं पेश की गई जो 27वें इजलास में लाहौर में ये करारदाद पेश की गई। और कायदे आज़म जब लाहौर आए 21 मार्च को आ गए थे। 21 मार्च को लाहौर आने के बाद 21 मार्च की रात को एक जो है वो एक इजलास हुआ था। उसमें 4 लोग थे, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सर सिकंदर हयात जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे यूनानिस्ट पार्टी के। उसके बाद एक बरकत अली थे, और इस तरह से ये 4 लोग जो हैं इन्होंने ये इजलास में एक प्रोग्राम बनाया करारदाद का, और उसके बाद जो है ये 23 मार्च को करारदाद मंजूर पेश की गई। अच्छा, फिर इसका नाम इकबाल पार्क कब रखा गया? इकबाल पार्क इसका नाम वैसे तहरीक मलक लाल दीन कैसर थे, जो उलामा इकबाल के दोस्तों में से थे, पंजाबी के बड़े नामवर शायर भी थे। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद बल्दिया लाहौर में ये तहरीक पेश की थी कि इस जो ये पार्क है, क्योंकि ये तारीखी अहमियत का हामिल एक पार्क है, और अल्लामा इकबाल के नाम से इसको मंसूब किया जाए। लेकिन ये 1966 में जो है वो बल्दिया लाहौर ने, जिस वक्त ये मीनार पाकिस्तान का काम यहाँ शुरू हो गया था, तो उसके बाद जो है वो इस जगह का नाम बाकायदा तौर पे इजलास बल्दिया के उसमें, और इसको इकबाल पार्क का नाम दिया गया शायर मशरक डॉक्टर इलामा इकबाल के नाम। तो वो जो 3 दिन तक करारदाद के लिए जलसे होते रहे वो मुसलसल जो है वो इसी पार्क में हुआ करते थे? इसी पार्क में होते रहे, और हर दिन की जो थी अलग कार्रवाई थी। जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई है, बाद में इसका शुरू में जब ये करारदाद पेश की गई तो करारदाद लाहौर के नाम से थी। तो पाकिस्तान जिस वक्त ये करारदाद पेश हो गई, उसके बाद ये कि हिंदू प्रेस ने जो है इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। अच्छा। और वो करारदाद यानी कि ये नाम हिंदू प्रेस की तरफ से डाला था कि ये अलग होना चाह रहे हैं और ये अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं, और ये एक इस खिते को जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं। उनकी नज़र में ये था कि ये पाकिस्तान का, लेकिन इस करारदाद में पाकिस्तान का नाम नहीं था। ये करारदाद लाहौर के नाम से पेश की गई थी। तो पाकिस्तान का नाम कब सजेस्ट किया गया था? पाकिस्तान का नाम हिंदू प्रेस ने इसको उछाला इस मामले को, और बाद में इसका नाम फिर करारदाद पाकिस्तान के नाम से ये मशहूर हो गई। लेकिन असल में ये करारदाद लाहौर के नाम से पहले पेश की गई थी, करारदाद लाहौर। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास तो इसका इनविटेशन भी है, मतलब वो आपने संभाल के रखा हुआ है, वो अखबार में जो है वो प्रिंट किया था हमने, प्रिंट भी हुआ था। तो ये 21, 22, 23 और 24 ये 4 दिन के जो थे ये तकरीबात थी, और पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान जो थे वो बड़ी तादाद में, उस वक़्त लाखों की तादाद में जो है वो यहाँ शरीक हुए थे। और ऐन उसी जगह पे जहाँ पे स्टेज बनाया गया था, उसी जगह पे बाद में जो है हमने एक याद के तौर पे उस तकरीब की, वो मीनार पाकिस्तान जो है वो तामीर किया गया। और इसके साथ बिल्कुल जो है जो बूढ़ा रावी बहता था जिस जगह पे, वहाँ पे झील बनाई गई थी, ताकि वो रावी बूढ़ा रावी तो ख़त्म हो गया था 70s की दहाई में, तो उसकी याद में अब खैर ये क्योंकि इकबाल ग्लेशियर पार्क वहाँ बन रहा है, तो एक नई वहाँ बनाई जाएगी, और उसमें
और बहुत सी चीज़ों का अच्छा, वैसे भी इस पार्क को, इस इकबाल पार्क को बड़ी अहमियत हासिल है। अभी भी हम अपने सियासी मंजरनामे में देखें तो बहुत से बड़े बड़े जलसे जो हैं, यहाँ पर अगर कामयाब जलसा हो जाए तो कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा हो गया और तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया। तो ये अभी भी इस लिहाज से पॉलिटिकली इसको बड़ा इंपॉर्टेंट हासिल है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी इसकी हिस्ट्री बताई और बड़े मज़े की चीज़ें जो है वो शेयर की। कल आपसे ज़रूर मिलेंगे, 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे और परेड के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, जिसका इनेकाद सिटी 42 करने जा रहा है इस अली हुकूमत की जानिब के साथ मिलकर, और एक भरपूर इवेंट होने जा रहा है। राव साहब आप भी तशरीफ़ लाएगा। नाज़रीन आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर इस परेड का हिस्सा बनिएगा, पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिएगा और सबसे बढ़कर लाहौरी होने का सबूत दीजिएगा, क्योंकि हम तो जिंदा दिल हैं और ऐसी चीज़ों को हम खुले दिल से वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।